नमस्कार। संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में आज विभिन्न दलों के सदस्यों ने शून्यकाल में लोक महत्व के विषय उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने अमेरिकी संस्था USAID द्वारा भारत को विभाजित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन दिए जाने का दावा करते हुए सोमवार को सरकार से मांग की कि इस मामले में जांच कराई जाए और दोषी पाए गए लोगों को जेल में डाला जाए। दुबे ने कांग्रेस के साथ अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ संबंध होने का अपना आरोप एक बार फिर दोहराया। शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि अमेरिका में नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने USAID संस्था को पूरी तरह बंद कर दिया है, क्योंकि ये वर्षों से विभिन्न सरकारों को गिराने के लिए पैसा खर्च कर रही थी। उन्होंने कहा कि विपक्ष को बताना चाहिए क्या USAID ने जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को 5,000 करोड़ रुपये भारत को विभाजित करने के लिए दिए या नहीं। उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा दिया या नहीं। दुबे ने सवाल उठाया कि क्या USAID ने तालिबान को पैसा दिया था। उन्होंने कहा कि इस अमेरिकी संस्था ने आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ाने वाले कुछ संगठनों को पैसा दिया या नहीं, विपक्ष ये बताए। भाजपा सांसद ने देश में मानवाधिकार के नाम पर और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के नाम पर विभिन्न संस्थाओं को USAID द्वारा पैसा दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से अनुरोध किया कि इनकी जांच हो और जिन्होंने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा लिया उन्हें जेल में डाला जाए। दुबे के इन आरोपों पर कांग्रेस सदस्यों ने नारेबाजी की। कुछ सदस्य इस संबंध में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाह रहे थे। हालांकि पीठासीन सभापति संध्या राय ने कहा कि शून्यकाल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। भाजपा के सांसद दिलीप सैकिया ने चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़े बांध का निर्माण किए जाने और इससे भारत, खासतौर पर उत्तर पूर्वी राज्यों में आपदाओं का खतरा होने का दावा करते हुए सोमवार को सरकार से अनुरोध किया कि पड़ोसी देश से बात कर इसे रुकवाया जाए। असम के दरांग उदालगुड़ी से सांसद सैकिया ने लोकसभा में शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है और तिब्बत के क्षेत्र में बनने जा रहे इस बांध से भारत और बांग्लादेश दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये बांध हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाना है और ये क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के करीब है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि चीन के साथ बात कर इस बांध के निर्माण को रोका जाए। शून्यकाल में ही भाजपा के बी मेहताब ने वंदे भारत ट्रेन में स्वतंत्रता सेनानियों को प्रथम श्रेणी यात्रा के पास की सुविधा दिए जाने की मांग सरकार से की। लोकसभा में आज केंद्रीय बजट पर चर्चा पुनः शुरू हुई। द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने केंद्रीय बजट को भेदभावपूर्ण और देश के आम लोगों के साथ अन्याय करार दिया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक कथित पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि क्या वो अब इस्तीफा देंगी। मारन ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये भी कहा कि बजट में मध्य वर्ग के एक छोटे हिस्से को आयकर की राहत दी गई, लेकिन देश की बड़ी आबादी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया। द्रमुक सांसद ने दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को दरकिनार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये प्रदेश विकास के पथ पर चलता रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में देश में कर आतंकवाद था, लेकिन आज मोदी सरकार ने पहली बार 12 लाख रुपए की आय कर मुक्त करके मध्यम वर्ग के करोड़ों लोगों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को न मध्यम वर्ग से मतलब है न गरीब से, और इसलिए इन घोषणाओं पर वो खुश नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट को बैंडेज बजट की संज्ञा दी थी। ठाकुर ने कहा कि ये तो बूस्टर शॉट बजट है। अनुराग ठाकुर ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय देश में सामने आए 2G, कोल और CWG घोटाले जैसे कुछ घपलों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में स्कैम भारत था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसे सक्षम भारत की ओर लेकर आए हैं। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों का उल्लेख करते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा समेत लगातार छठे चुनाव में राजधानी में कांग्रेस शून्य पर सिमट गई है। ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के समय देश का बजट एक परिवार के कल्याण के लिए होता था। आज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में देश के कल्याण के लिए बजट लाया जाता है।
उन्होंने कहा, कांग्रेस के लिए परिवार प्राथमिकता थी, मोदी के लिए देश प्राथमिकता है। ठाकुर ने दावा किया कि 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मध्यम वर्ग पर 97.5% तक आयकर लगाया था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री गांधी के एक भाषण का टेप सदन में चलाने की इजाज़त आसन से मांगी, लेकिन पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने इसकी अनुमति नहीं दी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, जो लोग सेंसेक्स के गिरने पर खुश होते हैं, जो भारत के नुकसान की बार बार कोशिश करते हैं और देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ऐसे भारत विरोधी लोगों के साथ कभी देश की जनता खड़ी नहीं होगी। ठाकुर ने जातीय जनगणना की कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की मांग का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग क्षेत्र और जाति के नाम पर देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश एक रहना जानता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राहुल गांधी राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के घाटे की चिंता करनी चाहिए। राजकोषीय घाटे की चिंता प्रधानमंत्री मोदी कर लेंगे। और आइए अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत मिलने वाले लाभों से वंचित किए जाने का सोमवार को दावा किया और सरकार से जल्द जनगणना कराने की मांग की। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि खाद्य सुरक्षा विशेषाधिकार नहीं, बल्कि नागरिकों का एक मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा, इस प्रकार लगभग 14 करोड़ पात्र भारतीयों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत उनके उचित लाभों से वंचित किया जा रहा है। ये ज़रूरी है कि सरकार जल्द से जल्द जनगणना कराने को प्राथमिकता दे और ये सुनिश्चित करे कि सभी पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गारंटीकृत लाभ प्राप्त हों। शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस के मोहम्मद नदीमुल हक ने आकाशवाणी पर क्रिकेट कमेंट्री की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई और इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रसिद्ध कमेंटेटर हर्ष भोगले के नेतृत्व में एक टीम बनाने की मांग की। शून्यकाल में ही तृणमूल कांग्रेस सदस्य डेरेक ओब्रायन ने सरकार से गोवा की समृद्ध तटीय संस्कृति को संरक्षित करने का प्रयास करने की अपील की और आरोप लगाया कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार के साथ साथ विपक्षी कांग्रेस भी वहां लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। शून्यकाल के दौरान आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से मादक पदार्थों और हथियारों की आपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन ड्रोन के माध्यम से प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, जो बहुत ही गंभीर है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने घटिया दवाइयों का लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे असर को लेकर चिंता जताई। आपके संजय सिंह ने कोल इंडिया में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का मुद्दा उठाया और कहा कि कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दिए जाने के मामले में परीक्षण के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित है, लेकिन दुर्भाग्य से वो काम ही नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सिकंदर कुमार ने संघ लोक सेवा आयोग के दिल्ली स्थित संग्रहालय में उल्लेखित इतिहास के तथ्यों को भ्रमित करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शित इतिहास में महान योद्धाओं और शासकों के योगदान के बारे में तथ्यों की गलत व्याख्या की गई है। निर्दलीय सदस्य कार्तिकेय शर्मा ने हरियाणा के मोरनी हिल्स क्षेत्र में जंगली जानवरों से परेशान किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया और मांग की कि किसानों के नुकसान का कवरेज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जाए। भाजपा की कल्पना सैनी ने कहा कि विभिन्न मसालों के महत्व को रेखांकित किया और सरकार से अपील की कि वो परंपरागत रसोई नुस्खों को शिक्षा प्रणाली में शामिल करें। भाजपा के अजीत गोपछड़े ने फर्जी आधार कार्ड के दुरुपयोग को रोकने के लिए पुनः सत्यापन प्रक्रिया को अनिवार्य बनाए जाने की मांग उठाई। इसके साथ ही कुछ अन्य सदस्यों ने भी शून्यकाल में लोक महत्व के अपने अपने मुद्दे उठाए। शून्यकाल के बाद उच्च सदन में प्रश्नकाल हुआ, जिसमें सदस्यों ने पूरक सवाल किए और संबंधित मंत्रियों ने उनके जवाब दिए। भोजनावकाश के बाद सदन में आम बजट पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों की तीखी आलोचना की और कहा कि उसे रोजगार बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बजट को विकसित भारत का रोड मैप करार दिया और कहा कि इसमें समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने की और कहा कि आम बजट में कोई दर्शन नहीं था, बल्कि ये राजनीति से प्रेरित था और इसके उद्देश्य की पूर्ति पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों से हो गई। चिदंबरम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आयकर में कटौती के प्रस्ताव का फायदा केवल मध्यम वर्ग को ही होगा, बल्कि बहुत अमीर और सबसे अमीर लोगों को भी होने वाला है। चिदंबरम ने पिछले दिनों अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासी भारतीयों को निर्वासित किए जाने का मुद्दा भी उठाया और भारत सरकार पर निशाना साधा। सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने चिदंबरम के आरोपों का खंडन किया। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश शर्मा ने बजट को असाधारण रूप से सफल करार देते हुए कहा कि ये
2047 तक भारत को विकसित बनाने के नरेंद्र मोदी सरकार के संकल्प का रोड मैप है। सपा के रामजी लाल सुमन ने बजट को किसान एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विरोधी बताया। वहीं भाजपा के मेघा विश्राम कुलकर्णी, शिवसेना के मिलिंद देवड़ा और अगप के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य ने बजट की सराहना की और इसे विकास में सहायक बताया। चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के रीता ब्रता बनर्जी, द्रमुक सदस्य टी शिवा, बीजेपी के देवाशीष सामंतराय ने बजट के प्रावधानों की आलोचना की और राज्यों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। चर्चा में वाईएसआर के गोलाबाबू राव, अन्ना द्रमुक के एम थंबीदुरई ने भी भाग लिया। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सदन के नेता एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम पर पलटवार किया। चिदंबरम ने सरकार से सवाल किया था कि क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ हुई बैठक के दौरान मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का वो मुद्दा उठाया था जिसमें निर्वासित किए गए भारतीय प्रवासियों को हथकड़ी लगाकर भेजे जाने की बात थी। उनकी इस टिप्पणी पर नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल में ऐसी कार्रवाई हुई थी तो ऐसे सवाल क्यों नहीं उठाए गए। नड्डा ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि पूर्व वित्त मंत्री ने 2012 में क्यों नहीं सवाल किया जबकि वो उस समय केंद्रीय मंत्री थे। भाजपा नेता ने कहा कि विदेश मंत्री पहले ही सदन में इस मामले के बारे में विस्तृत बयान दे चुके हैं और विस्तार से बता चुके हैं। उन्होंने कहा, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं क्योंकि ऐसा पेश किया जा रहा है कि केवल विपक्ष अवैध प्रवासियों के अमानवीय निर्वासन को लेकर परेशान है। हालांकि ये तथ्य है कि ये चिंता 2009, 2010 या 2014 में नहीं थी और अब 2025 में भी ये चिंता उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है और आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा कई वर्षों से चल रही है। नड्डा ने कहा, मानक संचालन प्रक्रिया अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन द्वारा उपयोग किए जाने वाले विमान द्वारा निर्वासन 2012 से प्रभावी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह उच्च सदन में कहा था कि विमानों द्वारा निर्वासन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया में 2012 से अमेरिकी नीति के अनुसार संयम बरतने का प्रावधान है। उन्होंने ये बयान तब दिया जब विपक्षी दलों ने अमेरिकी सैन्य विमान में अमृतसर में उतरे 104 अवैध भारतीय प्रवासियों के साथ किए गए व्यवहार की कड़ी आलोचना की थी। बजट पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में देश के अन्य हिस्सों की तुलना में कृषि ऋण का वितरण काफी कम है। तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव ने मणिपुर में हिंसा का विशेष तौर पर जिक्र किया और कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे का हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि बजट में मणिपुर की अनदेखी की गई है। द्रमुक सदस्य पी विल्सन ने तमिलनाडु की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वहीं केसीएम सदस्य जोस के मणि ने सरकार पर केरल की अनदेखी करने का आरोप लगाया। वाईएसआर के निरंजन रेड्डी ने कहा कि सरकार ने राजकोषीय अनुशासन बनाने पर जोर दिया है और मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए हैं। सपा के रामगोपाल यादव ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक बजटीय आवंटन की जरूरत पर बल दिया। तो इसी के साथ संसद समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। नमस्कार।